व्यवहार में औचित्य का समावेश करें। छोटे छोटे ट्रैक्ट हमने आजकल लिखे हैं, तब हम पानी पीते हैं जब एक ट्रैक्ट रोज लिख लेते हैं। जब तक एक ट्रैक्ट लिखा नहीं जाता तब तक एक पानी नहीं पीते। उसमें हमारे प्राण है, उसमें हमारा जीवन है, उसमें चिंगारी है, ऐसी चिंगारी है कि अगर आप उसमें जरा सी हवा लगा दें और आप जरा सा ईंधन डाल दें तो ये दावा नहीं बढ़ सकती है। जिनके साथ इच्छा या अनिच्छा से हमें रहना पड़ता है, उनके साथ निर्वाह की रीति नीति पहले ही निर्धारित कर लेनी चाहिए। सोचना होगा कि उनमें से स्तर की दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ, कुछ मध्यम होंगे, साथ ही कुछ अनगढ़, असंस्कृत और उद्धत भी रहेंगे। इच्छित प्रकृति के लोग ही मिलते रहें, अन्य प्रकार वालों के साथ वास्ता ही न पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। सदा सूर्य ही निकला रहे, रात्रि कभी न हो, सदा सर्दी का मौसम रहे और कभी गर्मी न आए, ऐसी अपेक्षा रखना और उसके पूरे न होने पर खींचना अनुपयुक्त है। यह संसार केवल हमारे लिए ही नहीं बना है, उसमें अन्य लोगों के निर्वाह की भी गुंजाइश रखी गई है। इस संयुक्त समुदाय के लिए बनाए गए बड़े रसोई घर में सदा वही सब नहीं पकता जो हम चाहते हैं। इस मुसाफिर खाने में सभी को बैठने की छूट है, अपनी मर्जी तो अपने निजी घर में ही निभ सकती है। समझा जाना चाहिए कि इस सराय में सभी के लिए रैन बसेरे की गुंजाइश है। अपनी मर्जी को ही सब कुछ मानना और जैसा चाहा गया है वैसा ही सरंजाम जुटने की बात सोचना ऐसी गलती है जिसे सुधारे बिना दूसरा रास्ता नहीं है। श्रेष्ठ जनों से प्रेरणा लें, उनसे घनिष्ठता साधें और आदान प्रदान का द्वार खोलें। जो सामान्य हैं उनके साथ तालमेल बिठाने और बिना टकराए समय गुजारने भर की बात सोचनी चाहिए। वे जहां तक सहन कर सकें उतना उन्हें सत्परामर्श से लाभान्वित भी करें और वैसी सज्जनता बरतें जैसी सामान्य जनों के साथ बरती जानी चाहिए। हर किसी के साथ घनिष्ठता बढ़ाने, अनावश्यक उदारता बरतने और अत्यधिक आशा लगाने की भावुकता अंततः महंगी ही पड़ती है। इसलिए संपर्क क्षेत्र में इस प्रकार का वर्गीकरण और नीति निर्धारण आवश्यक हो जाता है। ऐसा भी होता रहता है कि व्यक्तियों के स्तर बदलते रहते हैं। मध्यम लोग ऊंचे उठते हैं और श्रेष्ठों जैसा स्तर विकसित कर लेते हैं। अपवाद ऐसे भी होते हैं जिनमें ऊंचे लोग भी नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। अतः वर्गीकरण स्थायी नहीं होते। जहां स्तर में परिवर्तन हो रहा हो वहां अपने निर्धारण में भी उसी अनुसार परिवर्तन करना उचित है। कठिनाई वहां आती है जहां अनगढ़ों से वास्ता पड़ता है। वे मात्र अनजान ही नहीं होते बल्कि अहंकार और दुराग्रह भी दृढ़ता से अपनाए होते हैं। समझाने से समझते नहीं, अनुरोध को मानते नहीं और निजी विवेक से किसी निर्णय तक पहुंचने की सूझबूझ भी उनमें नहीं होती। ऐसों से पाला पड़े तो क्या नीति अपनाई जाए, यह निर्णय करना टेढ़ी खीर है। आमतौर पर ऐसे प्रसंगों पर कलह उत्पन्न होता है और विग्रह तू मैं से बढ़कर हाथापाई और मारकाट तक जा पहुंचता है। इसी प्रसंग में कई बार गहरा मनोमालिन्य और विद्वेष जड़ पकड़ लेता है। फलतः दोनों ही पक्ष घाटे में रहते हैं। आक्रमण और प्रतिरोध का कुचक्र ऐसा है कि उसका अंत ही नहीं होता। बारूद और माचिस दोनों को साथ साथ जलना पड़ता है। वादी और प्रतिवादी में से कोई भी नफे में नहीं रहता। प्रताड़ना से सुधार की नीति शासन तंत्र को ही शोभा देती है। सामान्य संपर्क में उसके बिना ही काम चलाया जाना चाहिए। आक्रमण प्रत्याक्रमण से लेकर हत्याएं और आत्महत्याएं प्रायः ऐसे ही रोष और विद्वेष के वातावरण में होती हैं जहां तर्क काम नहीं करते और सौजन्य भरे उपाय भी काम नहीं आते। असमंजस इस बात का है कि सुधार या परिवर्तन का सुयोग बनता नहीं दिखाई देता और विग्रह में दोनों पक्षों का अहित होता है। प्रतिशोध और प्रत्याक्रमण का सिलसिला अहंकार की पृष्ठभूमि पर पनपता है। उसमें कारण और औचित्य समझने तथा अवरोध को हटाने की दूरदर्शिता नहीं बन पाती। आक्रोश में केवल नीचा दिखाने और बदला लेने की बात ही सूझती है। इस अर्ध विक्षिप्त स्थिति के उभरने पर उससे निपटना और भी कठिन हो जाता है। उस झंझट को खड़ा कर लेने और समाधान में असफल रहने पर कई बार यह सोचना पड़ता है कि अच्छा होता कीचड़ में ईंट डालकर छींटे उड़ाने के बजाय उपेक्षा अपनाकर काम चलाया जाता। फिर भी चुप रहना भी ठीक नहीं, क्योंकि चुप रहने को कायरता माना जाता है और उद्दंडता का हौसला बढ़ता है। इन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली दोहरी हानि में से एक को आसानी से बचाया जा सकता है। जो आधी बच जाती है उससे निपटने में आधी मेहनत से भी काम चल जाता है। दुर्जनता से उलझने में सबसे पहले अपना मानसिक संतुलन बिगड़ता है। इसमें इतनी शक्ति नष्ट हो जाती है जो शायद झगड़ा खड़ा होने पर भी न होती। संतुलन गवा बैठने पर मनुष्य अपंग विक्षिप्त जैसी स्थिति में जा पहुंचता है। आक्रोश में कितना खून जलता है उसकी जानकारी मनोविज्ञान के जाता विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। 1 घंटे का क्रोध 1 दिन के बुखार जितनी हानि पहुंचाता है। इसलिए इस स्व उपार्जित उत्तेजना से बचना ही दूरदर्शिता है। अनगढ़ दुराग्रहियों के प्रति वैसा ही भाव रखना चाहिए जैसा रोगियों के प्रति रखा जाता है। मनोविकार ग्रस्त या चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति वस्तुतः
एक प्रकार के रोगी ही हैं। उनके प्रति दृष्टिकोण भी उसी प्रकार का होना चाहिए। बीमारियों या पागलों का इलाज चिकित्सक करते हैं, पर उनसे विद्वेष नहीं रखते। आवश्यकता पड़ने पर पागलों के हाथ पैर भी बांध दिए जाते हैं और सड़े फोड़े में नश्तर भी लगाया जाता है। उपदंश प्रायः वेश्यागमन से होता है। जिगर खराब करने में मद्यपान प्रधान कारण देखा गया है। कैंसर की धूम्रपान से संगति बैठती है। डाकू भी किसी मुठभेड़ में घायल होते हैं। सेंध लगाते समय हाथ पैर तुड़वा लेने वाले चोरों की भी अस्पताल में भर्ती होती है। डॉक्टर को यह फुर्सत नहीं होती कि वह रोगियों के कर्मों का लेखा जोखा रखे और घृणा तिरस्कार में पड़े। उसे उतना ही ध्यान रहता है कि व्याधि मुक्त करने के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाए। क्षमा करने या दंड देने की बात वह शासन तंत्र के जिम्मे छोड़ देता है। अनगढ़ों के प्रति विज्ञजनों को भी चिकित्सक जैसा व्यवहार करना चाहिए। न तो उतना क्षमाशील बना जाए जिसमें पानी में बहने वाले बिच्छू को बार बार निकालने और डंक त्रास सहने जैसा अतिवाद अपनाया गया हो। सांप को दूध पिलाने पर हानि ही हानि है। दुष्टता की छूट मिलने पर वह चौगुनी उद्दंडता बरतने पर उतारू हो जाती है। इसलिए उपचार से विमुख नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश यदि क्षमा करने की नीति अपनाए तो दुष्ट दुरात्माओं से किसी सज्जन को जीवित बचा सकना कठिन हो जाएगा। कर्तव्य के नाते सत्परामर्श तो हर किसी को हर स्थिति में देना चाहिए, किंतु यह नहीं सोचना चाहिए कि कहना मान ही लिया जाएगा। हो सकता है कि श्रेष्ठ जनों की श्रेष्ठता हमसे ऊंचे स्तर की हो और हमारे परामर्श व्यावहारिकता और सुविधा को ध्यान में रखकर दिए गए हों, जबकि आदर्शवादिता की कसौटी लाभ हानि से कहीं ऊंची उठी होती है और उसमें उच्च स्तरीय निर्धारण एवं अनुकरणीय परंपरा का परिपोषण ही प्रधान होता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अपना विनम्र परामर्श उन्हें इस आशा से दिया जा सकता है कि कदाचित उसका कोई भाग उन्हें अनुकूल पड़ जाए। सूझबूझ की दृष्टि से कई बार बालक भी ऐसी बात कह सकते हैं जो बड़ों के ध्यान में न आई हो। इसलिए परामर्श देने में और कुछ न सही, अपना मन तो हल्का होता ही है। मध्यम श्रेणी के लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं। मतलब की कोई बात होती है तो ही उसे सुनते हैं, अन्यथा इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों से कुछ कहते समय उनके मतलब का प्रसंग उठाकर ही कुछ आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। बात वज्र मूर्ख पर अटकती है। जो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, उन्हीं के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अनगढ़ व्यक्तित्व के साथ यदि अहंकारी दुराग्रह मिल जाए तो एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा वाली उक्ति लागू होती है। ऐसे लोग भय से ही कुछ नरम पड़ते हैं। जब दाल गलती नहीं दिखाई देती तो उस कठोरता के सामने वे अपनी ऐंठ दिखाना बंद कर देते हैं। बंदर भगाने पर काटने दौड़ता है, पर जब कोई घूंसा तानकर सामने खड़ा हो जाता है और सामना करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका 30 मारखांपन भागता हुआ दिखाई देता है। ऐसे लोग एकाकी देखकर ही शेर बनते हैं, पर जब उन्हें प्रतीत होता है कि सामने वालों का भी झुंड है तो उस शक्ति प्रदर्शन से भी ऐसे लोगों की नानी मरती है। अतः जिनके लिए संभव हो अपनी स्थिति अकेलेपन की न रखें। ऐसे समूह से जुड़े रहें जो केवल बगलें बजाने जैसा कौतूहल ही न रचता रहे, बल्कि जिसमें पराक्रम दिखा सकने जैसा भी दमखम हो। व्यायामशालाएं एवं स्वयंसेवक स्तर के संगठन अपने मूल प्रयोजन के साथ साथ एक काम यह भी करते हैं कि अपने अस्तित्व से लुटेरों के हौसले पस्त करते रहते हैं। स्पष्ट है कि अपराधी स्तर के लोग समूह को नहीं छेड़ते। भेड़िए और बाघ तक पैने सींग वाली गायों के झुंड से दूर रहते हैं। बंदरों के समूह को कौन छेड़ता है? बर्र के छत्ते में कौन हाथ डालता है? संगठित रहने के अनेक लाभों में से एक लाभ यह भी है कि उससे उद्दंडों को आक्रमण करने से पहले 1000 बार विचार करना पड़ता है। अकेलापन, भोलापन, पलायन, गिड़गिड़ाना, क्षमा और अहिंसा की दुहाई देना जैसी बातें ऐसी हैं जिन्हें जहां भी गुंडे देखते हैं वहीं चढ़ दौड़ते हैं। उनका निशाना ऐसे ही लोगों पर सही बैठता है जो सिर हिलाते और सींग पैने रखते हैं। आमतौर पर उन्हें सस्ता शिकार बनने का दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। मनीषियों ने क्रोध की निंदा की है किंतु मन्यु को सराहा है। बाहर से देखने में दोनों ही तीखेपन के प्रतीक हैं, फिर भी उनमें एक मौलिक अंतर है। क्रोधी अपना संतुलन बिगाड़ लेता है, विवेक खो बैठता है। वह इस योग्य नहीं रहता कि संकट का सामना करने के लिए साहस और दूरदर्शी सूझबूझ का परिचय दे सके। क्रोध दुहरी मुसीबत है, एक आक्रमण द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि और दूसरी अपने आप को सन्निपातग्रस्त अर्ध विक्षिप्त स्थिति में डाल देने की स्वयं बुलाई हुई मुसीबत। क्रोधी घाटे में रहता है, विपत्ति को दुगुना बढ़ा लेता है। मन्यु उस स्थिति का नाम है जिसमें आवेशग्रस्त हुए बिना अवांछनीयता से निपटने का कड़वा मीठा उपाय सोचा और किया जाता है। व्यक्तिगत हानि या अपमान पर क्रोध आता है, जबकि दुष्टता द्वारा शालीनता को दी गई चुनौती के विरुद्ध उठने वाले आक्रोश को मन्यु कहते हैं। आवश्यक नहीं कि यह अपने ऊपर आक्रमण होने पर ही उत्पन्न हो। कहीं भी अनाचार का अट्टहास देखकर मन्यु उभर सकता है और उसे निरस्त करने के लिए योजनाबद्ध निर्धारण कर सकता है। ऐसे शौर्य साहस में व्यक्तिगत शत्रुता नहीं बल्कि दुष्टता जन्य उच्छृंखलता की कमर तोड़ देने का भाव रहता है। भगवान राम ने असुरों द्वारा सताए गए ऋषियों का अस्थि समूह देखकर मन्यु व्यक्त किया था और निशिचरहीन करो मही
तथा भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प उद्घोष किया था। अनीति से कौन, कब, कितना और किस प्रकार लड़ सकता है, इसकी रणनीति परिस्थिति के अनुरूप बननी चाहिए, किंतु न्यूनतम इतना तो करना ही चाहिए कि अनाचार का समर्थन किसी भी स्थिति में न किया जाए और किसी भी कीमत पर उसे सहयोग न दिया जाए। न कभी दुरात्माओं की प्रशंसा करें और न उनके साथ घनिष्ठता बनाए रखकर परोक्ष रूप से अनीति का समर्थन करें। ऐसे लोगों के साथ असहयोग न्यूनतम प्रतिरोध है। इससे कम में तो किसी भी प्रकार बात बनती नहीं। अपनी असहमति और नाराजगी तो किसी न किसी रूप में प्रकट होती ही रहनी चाहिए। यदि दुष्टता सहते रहने या उदासी उपेक्षा दिखाने का मार्ग अपनाया जाए तो उस तथाकथित भलमनसाहत का गलत अर्थ लगाया जाता है। शांति की आशा में सफलता मिलने के बजाय अशांति के नए आधार खड़े हो जाते हैं। बड़े संघर्ष जैसी स्थिति न बन रही हो तो कम से कम विरोध तो जारी रहना ही चाहिए। चर्चा का जब विषय आए तो अपनी असहमति व्यक्त करने के साथ साथ असहयोग भी करना चाहिए। कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं और अंधविश्वासों के अवसर जब भी आए अपना विरोधी अभिमत खुलकर प्रकट करना चाहिए। कौन बुरा मानता है, कौन भला, इसी पर विचार करते रहा जाए और चुप रहकर झंझट से बचने का तरीका अपनाया जाए तो यह आदर्शवादिता का पक्ष कमजोर करना हुआ। चुप रहना भी प्रकारांतर से यथास्थिति बनाए रहने की सहमति है। इससे भी न्याय दुर्बल पड़ता है और अन्याय को बल मिलता है। दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी नंगी की जा रही थी तो भीष्म, द्रोण जैसे महारथी चुप बैठे रहे और उस अनीति की ओर से आंखें मूंदे रहे। फलतः उद्दंडता को परोक्ष समर्थन मिला और अंततः महाभारत जैसा महाविनाश उत्पन्न हुआ। समय रहते यदि रोकथाम की आवाज उठी होती तो उस समय की थोटी कटुता महाअनर्थ करने को रोक सकती थी। दहेज जैसे अपव्यय, कुप्रचलनों में खुला विरोध करने और अपने कुटुंबी संबंधियों द्वारा किए जाने पर भी उसमें सम्मिलित न होने की जो सलाह दी जाती रही है, उसका कारण यही है कि अनीति को पुनर्विचार का अवसर मिले। अवांछनीयता के विरुद्ध असहयोग और अवरोध तो जारी रहना ही चाहिए, उससे उसमें सुधार होने की बहुत कुछ संभावना रहती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।